छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास के बारे में आपको इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। हमने इससे पहले फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से हुई इसके बारे में आपको अध्ययन करवाए थे। अब इस वीडियो में हम फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र, जब फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बन गया और किस प्रकार से बना और क्या क्या चीज़ें उसमें आई, इसके बारे में हम विस्तार से आपको अध्ययन करवाएंगे। और आने वाले वीडियो में हम जब फ्रांसीसी संविधान जब बन चुका उसके बाद में राजनीतिक प्रतीकों के मायने और किस प्रकार से प्रतीकों के द्वारा राजनीति को दिखाया गया है, उसके बारे में हम आपको लगातार बताते रहेंगे। इसलिए आप लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कि नेशनल असेंबली ने मालूम हुआ था कि सभी लोगों ने एक अपना संविधान बनाने के लिए और जो राजा की सत्ता है उसको कम करने के लिए, संविधान के निर्माण के लिए एकजुट होकर के टेनिस कोर्ट में सभी लोग एकत्रित हो गए थे और इसे नेशनल असेंबली का नाम दिया था और कहा था कि यदि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा तब तक नेशनल असेंबली में के जो एकत्रित व्यक्ति हैं वो वहाँ से नहीं हटेंगे। इसी प्रकार से संविधान का जब निर्माण हुआ और राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान की और उसके बाद में देखिए क्या हुआ, फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्ति, तो नेशनल असेंबली का मुख्य उद्देश्य क्या था कि सम्राट की शक्ति को सीमित करना और एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब उन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी और चित्र के माध्यम से आपको राजनीतिक व्यवस्था को दिखाया जा रहा है। देखिए कि न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका, तो विधायिका और कार्यपालिका, देखिए कार्यपालिका में सम्राट है और मंत्री परिषद है और जिस पर नेशनल असेंबली के सदस्यों का नियंत्रण है और मंत्रियों पर भी नेशनल असेंबली के सदस्यों का नियंत्रण है। और नेशनल असेंबली में सदस्य कितने हैं, तो 745 सदस्य हैं। अब ये नेशनल असेंबली के सदस्य कहाँ से आए, तो इनको मतदान के द्वारा चुना गया और वो भी सक्रिय मतदान के द्वारा, सक्रिय नागरिकता के द्वारा। तो मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ थे, उसमें से 40 जनसंख्या में 40 लाख लोगों ने ही वोट डाला। तो देखिए कि 40 ये वोट डाला गया और वोट मैंने मतलब सक्रिय व्यक्ति हैं, ये सक्रिय नागरिकता वाले व्यक्ति हैं और सक्रिय नागरिकता से ही नेशनल असेंबली के सदस्य बने और नेशनल असेंबली के सदस्य के माध्यम से ही जो मंत्री परिषद बनाया गया, नेशनल असेंबली के सदस्यों के माध्यम से मंत्री परिषद बनाया गया और सम्राट पर नियंत्रण रखा जाने लगा। अब हम आपको सक्रिय और निष्क्रिय मताधिकार, दो सक्रिय नागरिकता और एक आता है निष्क्रिय नागरिकता। और मताधिकार की उम्र कितनी रखी गई, तो मताधिकार की उम्र 25 वर्ष से अधिक वाले, जो 25 वर्ष से अधिक वालों को वोट डालने का अधिकार दिया गया और जो अपनी मजदूरी का कम से कम 3 दिन की मजदूरी अपनी 3 दिन की मजदूरी को कर के रूप में जो वहन करता था उसे ही वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो ये सक्रिय और निष्क्रिय नागरिकता वाले हो गए। अब हम देखते हैं कि सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। संविधान में कानून बनाने का अधिकार किसे दे दिया, नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी और सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था, सारे नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। केवल 25 वर्ष की उम्र से अधिक वाले ही मतदान कर सकते थे, वो भी पुरुषों में सक्रिय होना चाहिए, जो सक्रिय नागरिकता थे, सक्रिय पुरुष थे। तो सक्रिय मतलब क्या होता था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर का कर चुकाते हैं वे सक्रिय नागरिकता वाले सदस्य कहलाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिकता के रूप में लिया गया।
निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्च श्रेणी में होना अति आवश्यक था। जो कर देता था और जो सक्रिय नागरिकता में आते थे वही लोग चुनाव में भी भाग लेते थे। अब हम देखते हैं कि संविधान, तो संविधान पुरुष और नागरिक घोषणा पत्र किस प्रकार से शुरू हुआ। तो देखिए, जीवन के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक अधिकार या अहरणीय अधिकार के रूप में लिया गया और इससे स्थापित किया गया था। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे। इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि प्रत्येक नागरिकों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। जो भी सभी व्यक्तियों को क्या माना गया है कि जो प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकार है उसकी रक्षा करे। अब देखते हैं हम पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं, ये अधिकारों में कहा गया। और हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक और अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार तो स्वतंत्रता, संपत्ति और सुरक्षा और शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है। समग्र और संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनधिकृत प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। और स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता और न ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता। प्रत्येक नागरिक बोलने और लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसा स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी पर होती है। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना परिहार्य है। मतलब यदि हमको अपना देश का खर्चा चलाना है या सेना चलाना है तो एक सामान्य कर का होना भी परिहार्य है और वह प्रत्येक नागरिक को देना भी अनिवार्य है। चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन और अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को उसे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। तो मान लो कि किसी की संपत्ति है और सरकार को उस संपत्ति पर किसी चीज़ का उपयोग करना है, कुछ बनाना है, तो उसका सरकार या तो रोड बनाना है, कारखाने बनाना है, तो सरकार उसका मुआवजा देगी और उसके बाद में वो संपत्ति उसको सरकार को दी जा सकती है। तो इस प्रकार से समस्त पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र घोषणा लाया गया। अब हम देखते हैं कि एक क्रांतिकारी पत्रकार है, क्रांतिकारी पत्रकार जया पोल मरा ने लिखा है, अब उनकी अखबार में लिखा है लामी द प्लम में लिखा है कि मैं नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर टिप्पणी लिखता हूँ। तो देखिए क्या टिप्पणी लिखी है। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है और गरीबों और शोषित की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकेगी। यह एक बात का काट्य प्रमाण है कि धनाढ़ वर्ग कानून को जैसा प्रभावित करता है फिर वही वैसे ही होगा। ये कानून तभी तक चलेगा जब तक लोग उन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुआ को उतार फेंका है, उस दिन वही हज अमीरों का भी करेंगे। समाचार पत्र तो एक कभी क्वेश्चन में पूछा गया तो कौन सा समाचार पत्र है, तो लामी द प्लम्स में ये समाचार पत्र में ये सब चीज़ें बोली गई थी। इस प्रकार से आपको हमने फ्रांस में संवैधानिक तंत्र, राजतंत्र किस प्रकार से
निर्माण किया गया है, इसके बारे में आपको अध्ययन करवाया है। आप इन वीडियोओं को पूरा देखिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक है और आपको सारी थ्योरी यदि मालूम रहेगी तब ही आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर पुस्तकों के अंदर से पूछा जाएगा और किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर पूछेगा ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप पूरे वीडियो को देखिए और समझिए, और तब ही आप क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।